सुप्रभात बच्चों। तो आज हम अध्याय संख्या 7 पढ़ेंगे। बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है शीर्षक से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे पर्यावरण का चित्रण है, बातें की गई है। बादल को घिरते देखा है मतलब आसमान में बादल को भरते हुए देखा है। किसने देखा है? कविता है, जाहिर सी बात है कवि ने देखा है। कवि के हृदय के भाव है, वो बताते हैं कि उन्होंने बादल को आसमान में भरते हुए घेरते हुए देखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कवि कौन है। तो बच्चों ये कवि है नागार्जुन जी। कौन है कवि? नागार्जुन है। थोड़ा सा हम जानेंगे इनका जीवन परिचय। नागार्जुन जी कौन है? तो जन्म इनका बच्चों 30 जून 1911 ईस्वी बिहार के दरभंगा जिले में इनका जन्म हुआ है नागार्जुन जी का। ये थोड़े से फक्कड़ी टाइप के कवि है, व्यंग्यात्मक इनकी भाषा रही है, व्यंग करते हैं ये अधिकांशतर अपनी रचनाओं में, और घूमने फिरने वाले व्यक्ति टाइप के थे, आजाद विचारों के। और पिता श्री गोकुल मिश्र साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। व्यवसाय से बच्चों किसान थे, वो खेती करते थे। माता इनकी श्री उमा देवी हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा सिंघल द्वीप जाकर ली थी। किस धर्म की शिक्षा ली थी इन्होंने? बौद्ध धर्म की। इन्हें गरीबों का कवि तथा प्रगतिवादी का निराला कहा जाता है, क्योंकि ये व्यंग्यात्मक कवि थे, व्यंग करते थे। तो लोगों ने इनको क्या कहा है? गरीबों का कवि, और क्या प्रगतिवाद के निराला जी कहे जाते हैं। निराला जी हम सभी जानते हैं, हमारे जो है हिंदी साहित्य के बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो उनके नाम से इन्हें प्रसिद्धि मिलती है। किसी अंधविश्वास के कारण बचपन में इनका नाम ढक्कन रखा गया था। लोगों ने इनका नाम ढक्कन रख दिया था अंधविश्वास के कारण। ऐसा मानते हैं बच्चों कि जब बचपन में बच्चे अक्सर बीमार होते हैं ना, तो उनका कुछ ऐसे ऊटपटांग नाम रख दो तो उनको बीमारियां ज़्यादा संपर्क में नहीं रहती हैं। ऐसा पहले के लोगों के भाव होते थे। ये व्यंग में माहिर हैं। मैंने पहले ही कहा आपको कि इनकी रचनाओं में व्यंग्यात्मक रूप ज़्यादा मिलता है, तो ये व्यंग करने में माहिर हैं। उस समय की जो स्थितियाँ थी, जो समाज में कुरीतियाँ थी, उन सारी चीज़ों पे ये अक्सर व्यंग किया करते थे। इसी कारण इन्हें आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। कबीरदास जो है साहित्य के कवि, इनकी रचनाओं में भी अधिकांश जो है हमें व्यंग देखने को मिलता है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी के धर्मों पे व्यंग किया है। जो लोग बाह्य प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, तो वो हमेशा व्यंग करते थे। उसी तरह से इनकी भी रचनाओं में व्यंग मिलता है, जिसके कारण इन्हें आधुनिक युग, आधुनिक मतलब आज के युग के कबीरदास ये कहे जाते हैं। इनका संपर्क स्वामी तहजानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा राहुल सांकृत्यायन आदि बड़ी हस्तियों से रहा है। इनका संपर्क जो है बच्चों वो बड़े बड़े लोगों के साथ रहा है। बात करेंगे यहाँ हम कविता की। कविता पे ध्यान देंगे। मैंने पहले भी कहा है कि चैप्टर अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको ज़्यादा प्रश्नोत्तरी रटने की आवश्यकता नहीं है। बारी कविता की है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे शब्दों पे भी और कविता की पंक्तियों पे भी क्या मीनिंग बनता है। तो अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। नागार्जुन जी हिमालय पर्वत का परिभ्रमण करने गए हुए हैं और वहाँ के सौंदर्य का जो वर्णन है, वो जो दृश्य उन्होंने देखा है उसी के बारे में बताते हैं कि अमल धवल गिर के शिखरों पर सफेद सुंदर शिखर, पहाड़ की चोटियां, सफेद जो है कोमल सुंदर
शिखर चोटियों पे उन्होंने किसको देखा है? बादल को घेरते हुए देखा है, भरते हुए देखा है। जब हम किसी लंबी चोटी को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आसमान और चोटी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और इनका कहना है कि ये आसमान में बादल को घेरते हुए भरते हुए देखे हैं। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, क्या बताते हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे, बारिश की बूंदों के बारे में बताते हैं कि बारिश की बूंदें कैसे हैं? छोटे छोटे मोती जैसे। जब सरोवर में कमल की पत्तियों पर वो बूंदें गिरती हैं, क्योंकि वातावरण वहाँ का मैला कुचैला नहीं है, साफ स्वच्छ है। अब हिमालय पर्वत पे कौन ही घर बना के रहने जा रहा है कचरा करने, तो वहाँ का जो वातावरण है वो बड़ा साफ सुथरा है। तो कमल के फूलों की जो पत्तियां हैं उन पे जो बूंदे गिरे हैं वो मोती की तरह झलक रहे, एकदम स्वच्छ हैं। तो कहते हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को, शीतल अर्थात ठंडा, तुहिन अर्थात बर्फ, एकदम शीतल बर्फीले जो कण होते हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? मोती के समान मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। वो छोटे छोटे बारिश की बूंदे कमल के पत्तियों पे इस तरह से गिरते हुए मोती की तरह झलक रहे हैं। तो हमने उस दृश्य को देखा है जो हमारे मन को एकदम मोहित कर देता है। तो कहते हैं कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बादल को हमने घेरते हुए देखा है हिमालय पर्वत पे, मतलब बरसात का मौसम बना हुआ है। सफ़ेद चादर पहाड़ के शिखरों को ढके रखे हैं, और वो बूंदे जो कमल के फूलों की पत्तियों पे गिरे हैं स्वच्छता के कारण इतने निर्मल हैं कि मोती के समान झलक रहे हैं, मानो कि हम मोती को ही देख रहे हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी छोटी कई झीलें हैं। ऊंचा, तुंग अर्थात ऊंचा, बड़ा, सबसे बड़ा। तो बड़े हिमालय के कंधों पर हमने देखा है छोटी बड़ी कई नदियां हैं। हमारी जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से ही आती हैं। तो कहते हैं कि हमने इस बड़े से हिमालय पर्वत पे छोटी बड़ी उसके कंधे से कई नदियों को आते देखा है। कई झीलें हैं हिमालय पर्वत के कंधों से आती हुई। उनके श्यामल नील सलील में जो छोटी बड़ी झीलें हैं, कई नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से बहती हुई आती हैं, तो उनके जल कैसे हैं? श्यामल हैं, थोड़े से सांवरे रंग के हैं, मतलब के थोड़े से काई कलर है, तो वो नीले रंग से मिलते हुए। तो उनके श्यामल नील सलील में, स्वच्छ जल में, सलील अर्थात जल, तो उनके श्यामल जो है नील सलील में, नीले सलील में, नील अर्थात यहाँ नीले रंग की बात हो रही है। तो जो नदियां हैं, झीलें हैं, उसका जल इतना स्वच्छ है कि वो नीले रंग का है। तो उनके नीले जल में क्या हो रहा है? समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। जो झीलें हैं हिमालय पर्वत से निकलती हैं कई, जिसका जल एकदम नीला है, स्वच्छ है, पारदर्शी है, शीतल है, उस जल में ये क्या बताते हैं कि समतल देशों से, जो देश समतल है, जहाँ जल इतना जल का भराव नहीं होता, वहाँ से जो हंस पक्षी है, पावस ऋतु अर्थात वर्षा का ऋतु, वसंत ऋतु, पावस ऋतु, वर्षा का ऋतु। तो ऐसे में जब थोड़ी सी बारिश होकर के मौसम बदल जाता है, बरसात रुक जाती है, हवाएं नहीं चलती हैं, तो बड़ा उमस होता है। उमस अर्थात के गर्मी। तो जब उमस होता है तब क्या होता है बच्चों कि उस गर्मी से हंस पक्षी क्या होते हैं? व्याकुल हो जाते हैं, आकुल हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं। तब वो क्या करते हैं कि इसी जल में आते हैं और तैरते हैं, तिक्त मधुर विष तंतु खोजते
हंसों को तिरते देखा है। तिक्त अर्थात तीखा, मधुर अर्थात के मीठा। तो जो कमल के फूल है उनके जो नीचे के डंठल होते हैं वो हंस पक्षी उनको अपना भोजन बनाते हैं। तो वो कुछ तीखे कुछ मीठे ऐसे स्वाद में आते हैं, विषतंतु उन्हें कहते हैं। तो वो कमल के जो डंठियां हैं उस विषतंतु को भोजन बनाने के लिए उस जो है नील सरोवर में तैरते हुए हमने देखा है, और तीखे मीठे उस विषतंतु को खोजते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, और उमस को मिटाने के लिए उसमें वो तैरते हैं। इस दृश्य को मैंने देखा है। सोचो कि कितना सौंदर्य दृश्य है। बर्फीला सफ़ेद चादर की तरह पहाड़ की पर्वत की चोटियां हैं, उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े कई झीलें हैं जिसके जल एकदम स्वच्छ निर्मल नीले रंग के हैं, और सफ़ेद रंग का हंस उसमें तैर रहा है और भोजन भी तंतु ढूंढ रहा है। मतलब पर्यावरण का एक अद्भुत दृश्य है। बादल को घिरते देखा है, बादल को बरसने के लिए घेरते हुए मानो पर्वत को छूते हुए देखा है। अब क्या बताते हैं कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। वातावरण जो है पर्यावरण का वो कैसा है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था। वसंत ऋतु के सवेरे सवेरे का समय है और मंद मंद अनिल बह रहा। धीरे धीरे हवा जो है वो चल रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। बालारुण मतलब बाल्यावस्था। सूर्य की जो अवस्था है, सवेरे सवेरे सूर्य जब निकलते हैं तो उस अवस्था को बालारुण कहते हैं। मतलब बाल्यावस्था होती है। वो किरणों में ज़्यादा तपन नहीं होती है, वो धूप आप सेकते हो वो मधुर धूप होता है। तो वसंत ऋतु के सवेरे का समय है। धीरे धीरे मंद मंद हवाएं चल रही हैं और सूर्य की किरणें मधुर हैं, बालारूढ़ है, मीठी किरणें हैं जो शरीर में तपन ना पहुंचाए। तो उस किरणों को ये मृदु कह रहे हैं। तो मृदु किरणें थी और अगल बगल अर्थात के आसपास, उनके आसपास का दृश्य कैसा है, स्वर्णाभ शिखर थे। क्योंकि जो शिखर है वो सफ़ेद है, बर्फीली चोटियां हैं और सूर्य की सुनहरी किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो मानो सोने के समान गोल्डन रंग का, पीले रंग का, सोने के रंग की आभा प्रतिबिंबित हो रही है। वो आभा वहाँ से टकरा कर आ रही है। तो वो कैसे दिख रहे हैं शिखर? स्वर्णाभ दिख रहे हैं, सोने की तरह दिख रहे हैं, सोने के आभा की तरह। बच्चों, सफ़ेद रंग एक ऐसा रंग होता है कि जिस प्रकार की जिस रंग की आभा आप उस पर डालोगे उसी प्रकार का रंग आपको दिखाई देता है। तो सूर्य की किरणें सुनहरी होती हैं, तो यहाँ स्वर्णाभ शिखर है। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। एक ऐसे पंछी की बात कर रहे हैं जिन्हें चकवा और चकई कहा जाता है। ऐसा माना जाता है बच्चों कि इनको श्राप मिला है। रात्रि में ये दो पंछी जो जोड़े में होते हैं, चकवा चकवी, इनको श्राप है कि ये रात में एक साथ नहीं रह सकते, इनको अलग अलग रात बितानी होती है। मतलब ये सरोवर में ही ज़्यादा रहते हैं, तो सरोवर के एक तरफ चकवा, सरोवर के दूसरी तरफ चकवी, तो इनको पूरी रात अकेले इस तरह से बितानी होती है। तो अलग अलग ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित, रात्रि के समय अलग रहने का जो इन्हें अभिशाप मिला है, बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। ये बेबस है, इनको मजबूरी में अलग अलग रात्रि बितानी होती है। तो जैसे ही सुबह हुआ है, सुंदर वातावरण जो है इस पर्वत पर हुआ है सरोवर के किनारे, तो इनका रोना बंद हो गया। चकवा चकई जो अलग होकर रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे,
एक दूसरे के लिए बेबस हुए थे, तो इनका रोना बच्चों बंद हो गया। और फिर क्या हो रहा है कि फिर उनमें उस मान सरोवर के तीरे वो दो पंछी जिन्हें अभिशाप है रात में अलग रहने का, जैसे ही सवेरा होता है वैसे ही इनका रोना बंद हो जाता है और ये दोनों पंछी एक हो जाते हैं। तो फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सहवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। जैसे ही सवेरा होता है ये दोनों पंछी एक हो जाते हैं और खुले हरे मैदान में जो है आपस में प्रणय करते हैं। प्रणय अर्थात प्रेम करते हैं। तो उस प्रेम दृश्य को ये कहते हैं कि हमने छिड़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस सुंदर वातावरण का नागार्जुन जी है अपने शब्दों में इन्होंने यहाँ पे चित्रण किया है कि कितना सुंदर हिमालय पर्वत का ये दृश्य है और किस तरह से बर्फीले शिखर पे सूर्य की किरणें स्वर्ण की तरह आभा दे रहे हैं। कमल के फूलों में भी स्वर्ण की तरह जो है रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश की बूंदें, बर्फीली बूंदें इनको जो है मोती की तरह दिख रहे हैं। चकवा चकई जो अभिशाप के कारण अलग है वो जो है एक दूसरे से मिलन करते हैं। तो आज का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।